सेक्सुअल हेल्थ को लेकर बड़ी सारी चर्चाएं होती हैं। दो सिम्टम्स आते हैं, या तो प्री मेच्योर इजैकुलेशन मतलब टाइमिंग की कमी होना, या जल्दी इजैकुलेट हो जाना, या दूसरा इरेक्टाइल डिसफंक्शन मतलब लिंग में तनाव आना ना या कम आना। मेंटल हेल्थ कितना इफेक्ट कर सकती है हमारे मेल सेक्सुअल प्रॉब्लम्स में? आपकी बॉडी स्ट्रेस में काम कर रही है, वो फाइट और फ्लाइट में काम कर रही है, और उस समय आप प्लेजर के बारे में कैसे सोच सकते हैं। इस वजह से मेंटल हेल्थ सबसे ज्यादा जरूरी है। आयुर्वेद की कई सारी जो औषधियां हैं वो मशहूर हैं सेक्सुअल हेल्थ को बूस्ट करने के लिए। हर एक ड्रग का एक अपना काम है, ठीक है। लोग क्या करते हैं, सबका एक मिक्सचर बना लेते हैं जी। ऐसा करने से क्या होगा कि कोई भी एक ड्रग अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। स्वर्ण भस्म है, अभ्रक भस्म है, लौ भस्म है, इसको ज्यादा यूज करने से सेक्सुअल हेल्थ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ये सबसे बड़ा मिथ है। जो लोग एस्पिरिन खाते हैं कॉन्टिन्यूसली खून पतला करने की मेडिसिन, जो काफी लंबे समय से खाते हैं, उनको भी ये दिक्कत आती है सेक्सुअल हेल्थ की, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन में चेंजेस आ जाते हैं। आपके एक सेल को 4 बार टूटने के लिए, स्पर्म बनने के लिए 62 से 72 दिन लग जाते हैं। क्या प्रीमेच्योर इजैकुलेशन और इरेक्टाइल डिसफंक्शन को ठीक किया जा सकता है? कि ये चीज बिल्कुल क्योर की जा सकती है। इसका स्ट्रेस अलग से मन पे नहीं लेना चाहिए। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं विभोर चट्ठा स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ मौजूद है वद्दा आयुर्वेदा के फाउंडर डॉक्टर शुभम। डॉक्टर शुभम, आपका बहुत बहुत स्वागत है D5 चैनल हिंदी में। धन्यवाद। डॉक्टर शुभम, सेक्सुअल हेल्थ को लेकर बड़ी सारी चर्चाएं होती हैं और ऐसा भी कहा जाता है कि सेक्सुअल हेल्थ हमारी बॉडी का आईना है। इससे और आजकल के टाइम में गलत लाइफस्टाइल, स्ट्रेस और हमारी गलत आदतों की वजह से ये कहीं ना कहीं इफेक्ट हो रही है और स्टेमिना, पावर, एंड्योरेंस और ज़्यादा इफेक्ट हो रही है। इसके ऊपर हम पूरी जानकारी लेंगे आपसे। आज हम इस एपिसोड में जानेंगे आसान और असरदार तरीके से कैसे हम अपनी मेल सेक्सुअल हेल्थ को ठीक कर सकते हैं। सर, सेक्सुअल हेल्थ में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं, इसके बारे में बताइए। सेक्सुअल हेल्थ है क्या? देखिए, मेल सेक्सुअल प्रॉब्लम दो चीजों में दिखती है, मतलब दो सिम्टम्स आते हैं। या तो प्री मेच्योर इजैकुलेशन मतलब टाइमिंग की कमी होना, या जल्दी इजैकुलेट हो जाना, या दूसरा इरेक्टाइल डिसफंक्शन मतलब लिंग में तनाव आना ना या कम आना। तो इस तरह से ये दो सिम्टम्स में अपने आप को प्रकट करती है, और इसी को मेल सेक्सुअल डिसफंक्शन या मेल सेक्सुअल प्रॉब्लम बोलते हैं। जी सर, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स और स्पर्म काउंट की कमी, क्या ये एक सेम प्रॉब्लम है या अलग अलग है? सेक्सुअल प्रॉब्लम होता है सेक्सुअल एक्ट से जुड़ा हुआ, कि ड्यूरिंग सेक्स आपको किस तरह की समस्या आ रही है। वो दो ही आएंगी, या तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन होगा या प्रीमेच्योर इजैकुलेशन होगा। लेकिन स्पर्म की कमी या स्पर्म का शेप चेंज होना, या स्पर्म के नंबर कम होना, या फिर उसमें पस सेल्स आना साथ में, या फिर उसका फ्लूइड की कमी होना, ये सब इनफर्टिलिटी का कारण होता है। कि आपका सेक्सुअल एक्ट बिल्कुल ठीक है, आपका इरेक्शन अच्छा हो रहा है, ठीक है, इजैकुलेट पूरे टाइम पे हो रहा है, लेकिन फिर भी बच्चा पैदा नहीं हो पा रहा जी, तो वो इनफर्टिलिटी में आता है। ओलिगोस्पर्मिया, स्थिनोस्पर्मिया, ये सब चीजें इनफर्टिलिटी में आती हैं। जी सर, आपने दो सिम्टम्स बताए मेल सेक्सुअल प्रॉब्लम्स में, तो ये दो सिम्टम्स क्यों आते हैं, क्या रीजन है? इसके ना दो मेन कारण जो है हम बाइफरकेट कर सकते हैं। एक है मेंटल इश्यूज और दूसरा है फिजिकल इश्यूज, ठीक है। मेंटल इश्यूज में क्या है कि आपको एंजाइटी है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, सेक्सुअल एजुकेशन की कमी है, आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, आपका इमोशनल स्टेट अच्छा नहीं है, ये सब चीजें मेंटल इश्यूज में आएंगी। और इनकी चिकित्सा भी, ट्रीटमेंट भी, थेरेपीज और राइट काइंड ऑफ एजुकेशन ही है जी। लेकिन फिजिकल इश्यूज में दो तरह की चीजें आती हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस, इसमें आपको टेस्टोस्टेरोन की कमी हो सकती है, या फिर हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है, या और भी कई तरह के हार्मोनल इश्यूज होते हैं, वो हो सकते हैं जी। और दूसरा होता है कि आपको फिजिकल कोई डिजीज है, जैसे डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, ओबेसिटी है, ठीक है। इनसे क्या होता है कि आपका ब्लड सप्लाई आपके ऑर्गन की तरफ, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की तरफ आपका ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई वो हिंडर हो जाता है, या वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से ये सब चीजें आती हैं। यहाँ तक कि कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने से, डिसलिपिडीमिया में भी कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने से भी ब्लड सप्लाई कम हो जाता है, जिसकी वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन आ सकता है। जी, तो सर ये आपने बता दिया कि क्या क्या कारण है। मैं ये जानना चाहूंगा सर, अगर किसी को ये प्रॉब्लम हो जाए तो उसमें अपने डाइट में क्या क्या बदलाव करना उसको चाहिए, और क्या सच में डाइट का प्रभाव पड़ेगा इस पे? बिल्कुल पड़ेगा, आपके लाइफस्टाइल और डाइट का प्रभाव पड़ता है इस पे।
जर्नल वीकनेस वाले पेशेंट्स को आमतौर पे ये चीजें हो जाती हैं, ठीक है। और उसी तरह जिनको आईबीएस या आईबीडी रहता है उनको ये चीजें हो जाती हैं। कारण क्या है कि आईबीएस आईबीडी में आपकी इंटेस्टाइन में स्वेलिंग आ जाती है, जिसकी वजह से इंटेस्टाइन जो है न्यूट्रिशन जो है एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, उसकी वजह से उन डेफिशिएंसीज की वजह से ये सिम्टम्स आ जाते हैं। तो मतलब आईबीएस आईबीडी हो गया, डायबिटीज हो गया, ब्लड प्रेशर है, कॉन्स्टिपेशन हो गया, ये हो गया, आपकी स्लीप अच्छी नहीं है तब भी ये चीज इफेक्ट होगी जी। ब्लड प्रेशर की वजह से भी होता है सर? जी, ब्लड प्रेशर बढ़ने से क्या होता है कि पूरी बॉडी का जो सिस्टम है, जैसे बॉडी के बाहर के कुछ ऑर्गन्स हैं, जैसे हाथ पैर है ना, आपके एक्सटर्नल मसल्स हो गए, ठीक है, और पेनिस या मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी इसमें ही आ जाता है। इसका सर्कुलेशन अलग तरह से रन करता है, और इंटरनल ऑर्गन्स आपका ब्रेन, हार्ट, लीवर, किडनी, इनका सर्कुलेशन अलग तरह से चलता है जी। तो जब ये प्रेशर रेज होता है या प्रेशर कम होता है तो क्या होता है कि सर्कुलेशन में बदलाव आने की वजह से ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन वाली समस्याएं हो सकती है। जी सर, ऐसे जनरली देखने को मिला है कि जब पेशेंट्स किसी भी डॉक्टर के पास आते हैं तो वो बोलते हैं कि हमारी सेक्सुअल लाइफ अच्छी होनी चाहिए, मगर वो ये बीमारियों को ट्रीट नहीं करते। तो इन बीमारियों को ट्रीट करना जरूरी होता है सेक्सुअल हेल्थ में? बिल्कुल, देखिए जैसे जनरल नोशन क्या है कि आपको ये समस्या आती है तो आप केमिस्ट के पास जाते हैं जनरली, और वो आपको वायग्रा ये सब चीजें प्रिस्क्राइब करते हैं। तो वो फॉर टाइम पीरियड काम करता है, उसमें नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होता है जिससे कि ब्लड वेसल्स फूल जाती हैं, ठीक है, और आपको कुछ समय के लिए इरेक्शन होना शुरू हो जाएगा। लेकिन आपका जो कारण है इस समस्या का, जैसे मैंने इतने सारे कारण लिस्ट किए, और भी हैं जो मैंने लिस्ट किए हैं, इनकी वजह से आपका नर्वस सिस्टम खराब है जिसकी वजह से वहां जो है तनाव नहीं आ रहा, या आपका ब्लड सर्कुलेशन खराब है जिसकी वजह से वहां पे फुलनेस नहीं आ रही, या ब्लड अच्छे से जा नहीं पा रहा, ये समस्या तो नहीं जाएगी। बल्कि उल्टा क्या होगा, आप लॉन्ग टर्म उसको यूज करेंगे तो आपके कार्डियक इश्यूज शुरू हो सकते हैं, आपको कई और तरह की समस्याएं हो सकती हैं। सबसे पहले जरूरी है कि ये समझना कि ये दो लक्षण है, ना कि बीमारियां जी। ये किसी वजह से आपको आ रही है, या वो मेंटल इश्यू हो सकता है या फिजिकल। पहले आपका डायग्नोज बनना जरूरी है जी। तो केमिस्ट के पास से ओटीसी प्रोडक्ट्स खाने की बजाय आप किसी वेल एजुकेटेड डॉक्टर से मिलिए, उससे समझिए कि आपकी समस्या क्यों आ रही है, और अगर किसी बीमारी से आ रही है तो बीमारी को ट्रीट कीजिए, और अगर किसी मेंटल इश्यू की वजह से आ रही है तो उसको रिजॉल्व कीजिए जी। सर, मेंटल हेल्थ कितना इफेक्ट कर सकती है हमारे मेल सेक्सुअल प्रॉब्लम्स में? देखिए, जो मेल सेक्सुअल एक्ट है इसके दो स्तंभ है, एक प्रोजेनी, आगे बच्चा पैदा करना, और दूसरा प्लेजर। और प्लेजर तब आएगा जब आप रिलैक्स रहेंगे जी, आप मन से खुश हैं, आराम में हैं, तभी आपको प्लेजर आएगा, ठीक है। आप स्ट्रेस में हैं, एंजाइटी में हैं, आपकी बॉडी स्ट्रेस में काम कर रही है, वो फाइट और फ्लाइट में काम कर रही है, और उस समय आप प्लेजर के बारे में कैसे सोच सकते हैं जी, है ना। इस वजह से मेंटल हेल्थ सबसे ज्यादा जरूरी है। फिजिकल इश्यूज कभी कभार आपको छोड़ भी सकते हैं इस चीज में, लेकिन अगर मेंटल इश्यू आपको है तो उस समय आपको ये सिम्टम्स जरूर दिखाई देंगे जी। सर, आयुर्वेद में इसके बारे में क्या क्या बताया गया है? आयुर्वेद में इसको क्लेब्बे के अंदर समझा जाता है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन और प्रीमेच्योर इजैकुलेशन दोनों को जी। तो इसको बताया गया कि ये वाजीगंड से ठीक होने वाला रोग है, ठीक है। वाजीगंड मतलब एक अलग तरह का शास्त्र है जो इन्हीं चीजों में डील करता है जी। उसमें इसी तरह के फॉर्मुलेशंस बनाई जाती हैं, इसी तरह के ड्रग्स यूज किए जाते हैं जो इन चीजों पे काम करें, जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन को दूर करें और प्रीमेच्योर इजैकुलेशन को खत्म करें जी। और ये भी कहा गया है कि अगर आपने वाजीगंड लेना है तो बेस्ट है कि उससे पहले आप पंचकर्मा से बॉडी को शुद्ध कर लीजिए जी, ताकि अगर कोई और डिजीज आपकी बॉडी में उस समय एक्टिव है तो वो कम हो जाए, आपका पासेज साफ हो जाए, ब्लड सर्कुलेशन ठीक हो जाए, नर्वस सिस्टम कंट्रोल में आ जाए। उसके बाद जब आप वाजीकरण द्रव्य लोगे या इस तरह की मेडिकेशन लोगे जो इन चीजों को स्ट्रेंथ देती हैं, ठीक है, तो ये डिजीज जड़ से खत्म हो सकता है, ये सिम्टम्स जड़ से खत्म हो सकते हैं। लेकिन उसमें भी मैं कहूंगा कि पहले आपका डायग्नोज बनना जरूरी है कि ये हो क्यों रहा है, क्योंकि क्लेब्बे एज अ रोग और क्लेब्बे एज अ सिम्टम दोनों तरह से आयुर्वेद में बताया गया है। जैसे पांडु रोग है, पांडु रोग में क्या है कि आपका ब्लड जो है कम हो जाता है बॉडी में, ठीक है, या ब्लड आपको ऑक्सीजन नहीं पहुंचा पाता किसी वजह से, तो उसमें आपका क्लेब्बे जो है एक सिम्टम है। गृहिणी में क्लेब्बे एक तरह का सिम्टम है। पांडु रोग क्या होता है?
पांडु मैंने अभी बताया कि आपका जो ब्लड है किसी वजह से आपको अनीमिया हो गया मान लीजिए, आपका ब्लड लॉस हो गया मान लीजिए, ठीक है, या आपको ब्लड कैंसर है मान लीजिए, तो ऐसे में क्या होगा कि आपका सर्कुलेशन अच्छा नहीं रहेगा जी, ठीक है, और आपको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी समय पे। आपको जहां जहां ऑक्सीजन चाहिए वहां वहां उतनी मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी जी, उसको बोलते हैं पांडु रोग। तो उसमें क्लेबे एज ए सिम्टम है कि ऐसा होने पर आपको क्लेबे, अभी मैंने बताया ना ब्लड सर्कुलेशन अगर अच्छा नहीं होगा तो आपको ये सिम्टम्स आएंगे, तो आपको तब आप सेक्सुअली परफॉर्म नहीं कर पाएंगे जी। उसी तरह से ग्रहणी है, ग्रहणी में अप्रहर्ष, अप्रहर्ष मतलब लॉस ऑफ लिबिडो, आपको मन ही नहीं करेगा सेक्सुअल एक्टिविटी में इंडल्ज करने का जी। ग्रहणी में क्या होता है कि आपको मैंने बताया आईबीएस आईबीडी होगा तो आपके पेट से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब नहीं होंगे, तो आपका लिबिडो ही चला जाएगा, आपका मन ही चला जाएगा, इससे प्लेजर इसमें सॉरी आपका मन से ही निकल जाएगा कि आप सेक्सुअल एक्टिविटी में इंडल्ज करें, इसको बोलते हैं लॉस ऑफ लिबिडो। तो ये काइंड ऑफ सिम्टम भी है और काइंड ऑफ रोग भी है आयुर्वेद में जी। सर डायबिटीज पेशेंट जिनको कोलेस्ट्रॉल है वो कैसे कर सकते हैं अपनी सेक्सुअल हेल्थ को बेटर? डायबिटीज में सेक्सुअल डिसफंक्शन का कारण जो है वो है नर्व्स का डैमेज हो जाना जी। जब आपको कोई सेंसेशन आती है तब बॉडी रिएक्ट करती है इरेक्शन के तौर पे, ठीक है, लेकिन ये जो पाथवे है डायबिटीज में ये खराब हो जाता है। जैसे डायबिटीज में आपने सुना होगा पैरों में जलन हो रही है, पैर सुन्न हो रहे हैं, हाथ सुन्न हो रहे हैं, हाथों में जलन हो रही है, ये सब चीजें होती हैं, तो वो नर्व डैमेज की ही निशानी होती है। और उसी तरह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाना या प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो जाना डायबिटीज में वो नर्व डैमेज की निशानी है जी। तो उसमें आपने उस तरह की मेडिसिन लेनी है जो नर्व को रीजनरेट करे जी। अगर आयुर्वेदा की बात करें तो वसंत कुसुमाकर रस है ऐसी, है ना, या और ऐसी चीजें हैं जो नर्व्स की रीजनरेशन करती हैं, वो सारी की सारी इसमें काम करेंगी जी। और आपने कोलेस्ट्रॉल की बात की, तो कोलेस्ट्रॉल में क्या होता है कि जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है मात्रा में ब्लड में तो क्या होगा, ब्लड का फ्लो स्लो हो जाएगा। जैसे एक रोड पे ट्रैफिक बढ़ने से गाड़ियां धीरे चलेंगी, उसी तरह से ब्लड का फ्लो कम होने से समय पर सेंसेशन आ रहा है आपको लेकिन ब्लड नहीं आ रहा वहां पे जी। और इरेक्शन उसमें ब्लड की वजह से आने वाला है, तो ब्लड ना आने की वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन होगा। तो ऐसे में अगर आप कोलेस्ट्रॉल के लिए ट्रीटमेंट लोगे तो ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर हो जाएगा और आपको इरेक्शन प्रॉपर आना शुरू हो जाएगा जी। सर जब किसी को इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाता है तो वैसे ही ऑलरेडी मेंटल स्टेट उनका और प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसको आप कैसे ट्रीट करते हैं? देखिए मेंटल इश्यूज जो होते हैं वो शायद बचपन में आपने देखा होगा कि पेपर बॉल से हम खेलते थे, ठीक है, तो उसके बीच में एक पत्थर डालते थे जी। उसके वेट के लिए, एक्चुअल में वो बॉल पे जो वेट होता है वो पेपर का नहीं, वो पत्थर का होता है ना। इसी तरह से मेंटल इश्यूज होते हैं, इतना बड़ा मेंटल इश्यू ना होके एक कोर होता है उसमें जो एक पर्सन को बार बार डिस्टर्ब कर रहा होता है, और बाकी सारी जो चीजें हो रही होती हैं, उसको फिजिकल सिम्टम्स आ रहे हैं या उसको एंजाइटी हो रही है या पल्पिटेशन मतलब धड़कन बढ़ रही है या हाथ कांप रहे हैं, ये सब उस पेपर की तरह है जी। तो अगर हम उसको एड्रेस करेंगे, उस पत्थर को एड्रेस करेंगे, तो ये मेंटल इश्यूज का हेल्थ कम हो जाएगा। और इसी चीज को हम अपने ट्रीटमेंट में कोर रखते हुए थेरेपीज प्रोवाइड करते हैं या कंसल्टेशन प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि पेशेंट इससे बाहर निकल पाए जी। सर आयुर्वेद की कई सारी जो औषधियां हैं वो मशहूर हैं सेक्सुअल हेल्थ को बूस्ट करने के लिए, तो वो कौन कौन सी और इसको लेकर क्या क्या मिथ सामने आते हैं? देखिए हर एक ड्रग का एक अपना काम है, ठीक है, लोग क्या करते हैं सबका एक मिक्सचर बना लेते हैं जी। ऐसा करने से क्या होगा कि कोई भी एक ड्रग अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। अब सबसे बड़ा आपने मिथ की बात की, सबसे बड़ा मिथ क्या है कि भस्में यूज करने से, जैसे स्वर्ण भस्म है, अभ्रक भस्म है, लौ भस्म है, इसको ज्यादा यूज करने से सेक्सुअल हेल्थ बिल्कुल ठीक हो जाएगी जी। ये सबसे बड़ा मिथ है। स्वर्ण भस्म इतना कॉस्टली ड्रग आप क्यों ले रहे हो, आपको पता भी है आपको सेक्सुअल इश्यू किस वजह से है जी। स्वर्ण भस्म वाली चीजें तब काम करेंगी जब आपका नर्व्स में डैमेज है, जैसे मैंने बताया कि डायबिटीज वाले केस में है, या कई पेशेंट्स को कमर में इश्यू रहता है, नर्व कंप्रेशन की वजह से ये चीजें आती हैं। कई लोगों का क्या होता है कि डिस्क का सर्जरी हुआ होता है, आपने सुना होगा डिस्क की सर्जरी होती है कि डिस्क को कट करके रीजनरेट करते हैं जी। उस समय पे नर्व डैमेज हो जाती है, उस समय इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाता है, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन होने लग जाता है, नंबनेस रहने लग जाती है पेनिस में। तो ऐसी चीजों में अगर आप स्वर्ण भस्म वाली चीजें लेंगे तो वो हेल्प करेगी, ठीक है। लेकिन अगर आपको कोलेस्ट्रॉल की समस्या है तो उसमें स्वर्ण भस्म बिल्कुल हेल्प नहीं करेगा, टेस्टोस्टेरोन की समस्या है तो उसमें हेल्प नहीं करेगा, हाइपोथायराइडिज्म है तो उसमें हेल्प नहीं करेगा। तो इस वजह से कारण समझना जरूरी है।
ठीक है। और दूसरी बात आपने पूछी कौन कौन से ड्रग्स हैं ऐसे, जैसे अश्वगंधा है, अश्वगंधा को टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करने वाला बताया गया है, स्ट्रेस रिमूवर बताया गया है, और ये बहुत अच्छे से भी काम करता है। अष्टांग हृदय में इसे एज अ रसायन बताया है टू बिल्ड बल्क, बॉडी में मस्कुलर बल्क बढ़ाने के लिए जी। मसल बल्क तभी बढ़ेगा जब आपका टेस्टोस्टेरोन अच्छा होगा। तो इसको 1 चम्मच सुबह खाली पेट दूध के साथ लेने के लिए कहा है, और तब तक भूखा रहने के लिए कहा है जब तक आपको भूख नहीं लग जाती अच्छे से, मतलब ये डाइजेस्ट नहीं हो जाता। तो ऐसा 15 दिन से 30 दिन करने पर आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल नॉर्मल हो जाता है जी। उसी तरह शतावरी है, शतावरी इंस्टेंट एनर्जी देती है आपको, और उसमें बहुत ज्यादा सेरोटोनिन रिलीज होता है ब्रेन से, आपका माइंड रिलैक्स हो जाता है, आपका मन लगने लग जाता है, आपका मन करने लग जाता है सेक्सुअल एक्टिविटी में इंडल्ज होने के लिए, ठीक है। ये है। फिर मुशली है, मुशली भी सेम तरीके से काम करती है शतावरी की तरह से, ठीक है। फिर जावित्री जायफल है, ये वो है जो स्तंभन करते हैं, अगर किसी को प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है तो ये उस चीज को ठीक करते हैं, यहाँ तक कि जो जिसको नाइट फॉल है उसको भी ठीक करते हैं। तो इस तरह से कई सारे ड्रग्स हैं जो आयुर्वेद में बताए गए हैं। सर ये नाइट फॉल के बारे में बताया, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के बारे में बताया, जावित्री और जायफल के बारे में, इसको लेना कैसे है और कब कब इस्तेमाल करना है? जावित्री जायफल को आप एज इट इज लेने के बजाय इसको शतावरी में मिक्स करके आप दिन में एक बार दूध के साथ ले सकते हैं। जावित्री जायफल को आपने एक समय पर 500 mg से ज्यादा नहीं लेना है। जावित्री और जायफल एक ही फ्रूट है, एक उसका छिलका है, एक उसका पल्प है जी, ठीक है। तो अगर आपने जावित्री जायफल शतावरी में लेना है तो 3 ग्राम शतावरी ले लीजिए, और उसमें 500 mg जावित्री या जायफल दोनों में से, या दोनों ही 500 mg आप उसमें डाल करके 1 चम्मच दूध के साथ ले सकते हैं एक समय पे। सुबह ले लीजिए या शाम में ले लीजिए। बस ऐसा है कि खाने से ऐसा गैप होना चाहिए कि आपको भूख लगने पर आप खाना खाओ, या खाना बिल्कुल डाइजेस्ट हो जाए तब आप इसको लो। रात को सोते समय ले सकते हैं? हाँ बिल्कुल ले सकते हैं जी। और क्या क्या सावधानियां रखनी पड़ेंगी इसको लेते हुए? इसको लेते हुए सावधानी ऐसा मैंने बताया कि जावित्री जायफल को शतावरी के साथ लेना है, क्योंकि जावित्री जायफल गर्म होता है थोड़ा, तो आपको अगर गैस्ट्राइटिस है, अगर आपको एसिडिटी है, या आपको इंडाइजेशन रहता है, तो उससे ये समस्या बढ़ सकती है। इस वजह से मैंने आपको शतावरी और दूध के साथ कहा है, क्योंकि शतावरी और दूध के साथ लेंगे तो इसका जो गर्म तासीर है वो कम हो जाएगी और इसके साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे। इसके अलावा अगर किसी को इंडाइजेशन है, खट्टे डकार आते हैं, पेट फूलता है, तो सबसे पहले अपना पेट ठीक कीजिए। किसी भी तरह का एफ्रोडिजियक या बाजीगंड जो होता है वो गुरु होता है पचने में, थोड़ा टाइम लेता है पचने के लिए, तो पेट ठीक होने पर ही इन चीजों को शुरू करना चाहिए जी। सर पेट ठीक करने के लिए क्या कर सकते हैं वो, उसके लिए भी उपाय बताइए। अब देखिए एक मैं जनरल उपाय बता सकता हूँ, क्योंकि हमने एक पहले पॉडकास्ट किया है पेट पे, जिसमें हमने IBS, IBD, इंडाइजेशन, इन सब पे डिस्कशन किया है अच्छे से डिटेल जी। एक मैं जनरल चीज बता देता हूँ कि अगर आपको कभी कभार इंडाइजेशन हो जाता है, तो जब इंडाइजेशन हो तो आप 3 दिन का उपवास रखिए। उपवास का मतलब ये नहीं है कि आपने बिल्कुल नहीं खाना है, आप दिन में 2 बार खाएंगे 10 से 12 घंटे के गैप पर। मतलब अगर सुबह 8 बजे खाया है तो शाम को 6 बजे तक खाना खाना है, इससे पहले नहीं खाना है। और इसमें आप बॉइल्ड खाना लेंगे, या बॉइल्ड सूप ले लीजिए, या बॉइल्ड खिचड़ी ले लीजिए, बॉइल्ड मूंग दाल ले लीजिए। अनाज आप जो है चपाती वगैरह आप अवॉइड करेंगे, खिचड़ी ले सकते हैं, मूंग दाल ले सकते हैं, थोड़ा सूप ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, और इन बिटवीन कुछ फ्रूट ले सकते हैं आप। तो इस तरह से उपवास करने से, और एक और चीज हमने लास्ट पॉडकास्ट में भी इसको डिस्कस किया था, जीरा, धनिया, सौंफ और सौंठ जी, इनको पानी में बॉयल करके हाफ चम्मच ईच का डाल दीजिए, और पानी में 2 लीटर पानी में बॉयल करके हाफ बचा करके, ये बहुत अच्छा एक डाइजेशन को ठीक करने वाला घर पे टॉनिक बन जाता है, डिटॉक्स वाटर टाइप बन जाता है। तो इसको 3 दिन तक लगातार कंज्यूम कीजिए, आप डाइजेशन के इश्यू सारे ठीक हो जाएंगे आपके जी। लेकिन अगर कोई मेजर इश्यू है तो उसका अलग से ट्रीटमेंट करना पड़ेगा पहले। सर आपने बताया था कॉन्स्टिपेशन हमारी सेक्सुअल हेल्थ पे इफेक्ट करती है, तो कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के लिए क्या कर सकते हैं फिर? कॉन्स्टिपेशन 2 वजह से होती है, या तो आपकी बॉडी में वात बढ़ गया, रुक्षता बढ़ गया। अगर ऐसा है तो आपको घी लेना है, सिर्फ 1 चम्मच घी, उसमें थोड़ा नमक डाल के आप गर्म पानी के साथ दिन में 1 बार लेंगे खाने के बाद। कोशिश कीजिए दोपहर या सुबह लीजिए। तो ऐसा करने से जो है पेट की खुश्की या रुक्षता खत्म हो जाएगी और मोशन अच्छे से आने लग जाएगा। दूसरा कारण है कि आपको फाइबर इंटेक कम है या पानी की कमी होती रहती है आपको, तो पानी आप प्रॉपर लेंगे, 1.5 लीटर से ज्यादा पानी पिएंगे पूरा दिन। और फाइबर डिसॉल्वेबल और नॉन डिसॉल्वेबल, डिसॉल्वेबल फाइबर होता है जैसे चिया सीड्स का फाइबर होता है, सब्जा सीड्स का फाइबर होता है, जो म्यूसिलेज टाइप
चिपचिपा फाइबर आता है जो उसपे, वो डिसॉल्वेबल फाइबर होता है, वो आपके गट के बैक्टीरिया के लिए बहुत अच्छा होता है। और गट का बैक्टीरिया जितना अच्छा रहेगा उतना आपका एब्जॉर्प्शन अच्छा रहेगा और आपका मोशन अच्छा रहेगा। दूसरा होता है नॉन डिसॉल्वेबल, जैसे आप खीरा खाते हैं, है ना, या अमरूद खाते हैं, जो हार्ड फाइबर होता है वो नॉन डिसॉल्वेबल होता है, वो आपके स्टूल के बल्क को बढ़ा के आपका कॉन्स्टिपेशन रिमूव कर देता है। जी सर, हम प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के बारे में तो बात कर चुके हैं, मैं जानना चाहूंगा अब इरेक्टाइल डिसफंक्शन के बारे में, उसको ठीक करने के लिए कोई आसान तरीका है? जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन है इसमें कुछ दवाइयां मैं आपको बता देता हूँ, जैसे पुष्पधनवा रस है, ये बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन ये ध्यान में रखना है कि आपको किडनी या लीवर डिसऑर्डर ना हो। अगर आप हेल्दी हो, आपकी किडनी हेल्दी है, लीवर हेल्दी है, तो आप बेझिझक इसको एक अच्छी कंपनी का पुष्पधनवा रस लेकर 2 टैबलेट हर रोज रात को ले सकते हैं दूध के साथ। जी। और जब अगर नर्व डैमेज है, तो मैंने आपको बताया, अगर डायबिटीज वाले को इरेक्टाइल डिसफंक्शन है तो वसंत कुसुमाक का रस बहुत अच्छा काम करता है इसमें। जी। उसमें स्वर्ण भस्म है, इसको रिपेयर करता है वो। और अगर इसके अलावा पूर्ण चंद्रोदय रस है जो इसमें इरेक्टाइल डिसफंक्शन में बहुत अच्छा काम करता है। अगर आपने घरेलू नुस्खा बनाना है तो आप अश्वगंधा, शतावरी और सरसों के बीज, जी, इनका कॉम्बिनेशन बना लीजिए। सरसों के बीज आधा ग्राम, शतावरी 2 ग्राम और अश्वगंधा 2 ग्राम, जी। इसको मिक्स करके और 1 ग्राम इसमें गोक्षूर पाउडर डाल लीजिए। ये आप दूध के साथ हर रोज लेंगे तो इससे आपका इरेक्टाइल डिसफंक्शन ठीक होना शुरू हो जाएगा। लेकिन फिर से ये उनके लिए है जिनको कोई पहले से बीमारी नहीं है, डायबिटीज नहीं है, कोलेस्ट्रॉल का इशू नहीं है, या हाइपरटेंशन नहीं है, या हाइपोथायराइडिज्म नहीं है, या टेस्टोस्टेरोन की कमी नहीं है, उन लोगों के लिए है जो इन जनरल जो है एक तरह से हेल्दी सेक्सुअल रिलेशनशिप मेंटेन करना चाहते हैं। सर एक बार आप वापस से बता दीजिए कि कौन सी बीमारी की वजह से हमारी सेक्सुअल हेल्थ अफेक्ट होती है? देखिए कई ऐसी बीमारियां हैं, लेकिन कुछ मैं एनलिस्ट कर देता हूँ। डायबिटीज हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, किडनी डिसऑर्डर हो गए, लीवर डिसऑर्डर हो गए, हार्ट डिसऑर्डर हो गए। अच्छा, अभी हार्ट मैंने बोला, जो लोग एस्पिरिन खाते हैं कॉन्टिन्यूसली खून पतला करने की मेडिसिन, जो काफी लंबे समय से खाते हैं, उनको भी ये दिक्कत आती है सेक्सुअल हेल्थ की, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन में चेंजेस आ जाते हैं आपके। ठीक है। और इसके अलावा हाइपोथायराइडिज्म हो गया, कोलेस्ट्रॉल मैंने बताया कि बढ़ जाए तो, और टेस्टोस्टेरोन कम हो जाए तो उसमें इसको हाइपोगोनाडिज्म कहते हैं। जी। तो इन सभी बीमारियों में और भी काफी सारी बीमारियां, जैसे आईबीडी मैंने बताया, जिसमें कॉन्स्टिपेशन हो गया, या स्लीपलेसनेस भी, जिनको इंसोम्निया रहता है उनको भी ये समस्या आ जाती है। जी। जो लोग बहुत ज्यादा ट्रैवल करते हैं उनको भी ये चीज आती है। लोगों में क्या होता है कि जो हमारे पास पेशेंट्स जो आते हैं, अगर एक बार अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाए, 2 बार अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाए, परफॉर्मेंस का मतलब क्या है कि आपको प्लेजर आना चाहिए। अगर आप उस एक्ट से प्लेजर नहीं ले पाए तो वो सोचने लग जाते हैं कि हमें सेक्सुअल डिसफंक्शन है शायद। जी। ऐसा नहीं है। 10 में से 3 बार 4 बार ऐसा होना नॉर्मल है सबके लिए। अगर आप बहुत लंबा कोई ट्रैवल करके आए हैं, आपकी बॉडी रेस्टलेसनेस उसमें है, कंडीशन में, आपको नींद पूरी नहीं तो आप रेस्टलेस है, आपका कोई काम पेंडिंग है, आपको मन में कोई एंजाइटी स्ट्रेस चल रहा है तो आप रेस्टलेस है, तो ऐसी कंडीशन में ये सब चीजें होना नॉर्मल है। जी। तो सर क्या प्रीमेच्योर एजैकुलेशन और इरेक्टाइल डिसफंक्शन को ठीक किया जा सकता है? बिल्कुल ठीक किया जा सकता है। अभी हम जो चर्चा कर रहे हैं वो ठीक करने के ही मोटिव से कर रहे हैं कि ये चीज बिल्कुल क्योर की जा सकती है। इसका स्ट्रेस अलग से मन पे नहीं लेना चाहिए। ठीक है। मैंने बताया इसके 2 एम्स होते हैं, एक प्रोजेनी, बच्चा पैदा करने के लिए, और दूसरा प्लेजर। तो प्लेजर तभी आएगा जब आपका मन रिलैक्स्ड रहेगा। ठीक है। तो ये बिल्कुल अच्छे से ठीक हो सकता है अगर राइट अप्रोच से इसका ट्रीटमेंट किया जाए, तो ये क्योरेबल है। सर आपने वाजीकरण का भी जिक्र किया एक जगह पर। वाजीकरण में कई सारे लोग कौच बीज के बारे में बहुत ज्यादा चर्चा होती है, तो क्या ये भी लेना सही होता है? कौच बीज काफी इफेक्टिव मेडिसिन है। अगर अश्वगंधा, शतावरी जो मैंने पहले बताया था, उसके कौच बीज भी ऐड कर दिया जाए तो उसका जो पोटेंसी है बढ़ जाती है। क्या सर इनका मिक्सचर बनाना होता है या फिर अकेला लेना है? अकेला भी ले सकते हैं। जैसे इनके ना मोटिव अलग अलग है। अगर अश्वगंधा आप अलग से लेंगे, अकेला लेंगे, तो वो स्ट्रेस बर्स्ट करेगा, दूसरा टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करेगा, तो उस तरह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन को ठीक करेगा। शतावरी आपके सेरोटोनिन रिलीज करेगा, ठीक है, और आपको जनरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, उस तरह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन को ठीक करेगा। जो कौच बीज है ये ब्रेन में डोपामिन सिक्रीट करवाता है।
ठीक है, जिससे कि, और दूसरा ये आपको स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है। तो इस तरह से ये आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन ठीक करता है। जावित्री जायफल सिक्रीशन को कम करके प्रीमेच्योर इजैकुलेशन को ठीक करते हैं जी। तो इस तरह से हर ड्रग का एक अलग मोटिव है। एक नॉर्मल लेमैन के लिए समझ पाना मुश्किल है कि मेरे को कौन सा लेना चाहिए। तो एक छोटा मिक्सचर बना के जिसमें 1-1 या 2-2 ग्राम सब कुछ डाल के आप ले सकते हैं बड़ा इजीली। सर आप एक बार बता ही देते कि कितना कितना लेना, क्योंकि लोग कई बार गलत इस्तेमाल कर लेते हैं, उनसे उन पे गलत इफेक्ट पड़ जाता है और फिर दोष आयुर्वेद का लग जाता है। बिल्कुल। गोक्षूर 1 ग्राम, ठीक है, जावित्री आधा ग्राम, शतावरी 2 ग्राम, अश्वगंधा 2 ग्राम, कौच बीज 2 ग्राम, इस तरह से एक दिन का डोज बनेगा। इसको आप मल्टीप्लाई करके कितने भी डोजेस बना लीजिए, 30 दिन का बना लीजिए, 20 दिन का बना लीजिए, तो एक पाउडर बना करके ये 1 चम्मच हर रोज आप रात को दूध के साथ ले सकते हैं। जी सर, इसको लेकर कई सारे मिथ भी सामने आते हैं मैन सेक्सुअल हेल्थ को लेकर। तो क्या क्या मिथ सामने आते हैं, थोड़ा आप भी बता दीजिए इसके बारे में। कुछ मिथ तो मैंने अभी डिस्कस कर लिया है, जैसे हर बार आप अच्छे से प्लेजर ले पाए ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। दूसरा, इसको एक एक्ट या एक्सरसाइज ना समझे। लोग क्या करते हैं, इसको ना ईगो पे ले लेते हैं कि मैं आज परफॉर्म नहीं कर पाया अच्छे से, तो ये ठीक नहीं है। देखिए, आप 2 पार्टनर्स हैं एक एक्ट में, तो दोनों को प्लेजर मिलता है इससे। तो अगर आपके हिस्से का प्लेजर आप ईगो की वजह से डिस्ट्रॉय कर रहे हैं तो ये बहुत गलत बात है जी, ठीक है। तो इसको ईगो पे नहीं लेना है, ठीक है। तो कुछ दिन होते हैं ऐसे जब आपकी बॉडी ठीक नहीं है ना, जैसे मैंने बताया कि जब रेस्टलेसनेस है आपको किसी भी वजह से, तो ऐसे में अगर ऐसा हो जाता है किसी दिन, तो इसको अपने ईगो पे बिल्कुल भी मत लीजिए। दूसरा मिथ क्या है कि लिंग के साइज को लेके बहुत बड़ा मिथ है कि इतना बड़ा होना चाहिए, ये छोटा है या बड़ा है, लोग साइज बढ़ाने की मेडिसिन मांगते हैं। तो ये सबसे गलत चीज है। जो मसल का साइज है, जो आपकी हाइट है, एक समय पे आके हाइट रुक जाती है, उसी तरह से आपके मसल का साइज भी रुक जाता है, वो बढ़ नहीं सकता है। आप किसी भी तरह की मेडिसिन लगाने की, खाने की बिल्कुल मत लीजिए, किसी ना किसी तरह का साइड इफेक्ट हो सकता है आपको, या आपको मॉनेटरी लॉसेस, मतलब आपको लूटा जा रहा है जी। तो किसी भी तरह की ऐसी मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको इरेक्शन अच्छा हो रहा है और आप 2 पार्टनर्स अच्छे से प्लेजर एंजॉय कर रहे हो एक एक्ट को, आपको किसी तरह की कोई मेडिसिन की जरूरत नहीं है जी। सर, गली के नुक्कड़ में ना पोस्टर लगे होते हैं, टाइमिंग बढ़ाओ, औषधियां बोली जाती हैं, कई सारी हमने औषधियां मिला के रखते हैं, क्या वो सही होता है और क्या वो हमारी सेहत पर इफेक्ट गलत डाल सकता है? बिल्कुल। अगर इसमें ना चीप क्वालिटी की भस्में या ड्रग्स डाल देते हैं या वाइग्रा मिक्स कर देते हैं, उन लोगों को भी नहीं पता है कि बॉडी में अंदर जाके किस तरह से रिएक्ट करेगा जी। तो अगर आप पहले से ही इस चीज को लेके परेशान हैं, तो या तो आपको मेंटल हरासमेंट मिलेगा और फ्रस्ट्रेशन निकलेगा आयुर्वेदा पे, या फिर आप अगर पहले से बीमार हैं तो हो सकता है आपकी बीमारी बिगड़ जाए। और जो ये चीप क्वालिटी की भस्में वगैरह इसमें डालते हैं, उससे हो सकता है आपका किडनी या लीवर भी खराब हो सकते हैं जी। सर, इसको लेकर कई सारे मिथ भी सामने आते हैं, कई मिथ के बारे में हम अभी चर्चा कर लेते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि अगर बचपन में हम ज्यादा मास्टरबेशन कर लेते हैं तो हमारी मेल सेक्सुअल जो प्रॉब्लम्स है वो आने वाले टाइम में हो ही जाती हैं। देखिए, मास्टरबेशन से मेल सेक्सुअल डिसफंक्शन होना ऐसा कोई प्रूवन नहीं है, लेकिन आपके मेंटल हेल्थ पे इसका इफेक्ट पड़ता है। क्या इफेक्ट पड़ता है? जैसे अगर आप पॉर्न वगैरह ज्यादा देख रहे हैं, मास्टरबेशन ज्यादा देख रहे हैं, तो आपको जो नेचुरल एक्ट है उसमें आपको प्लेजर नहीं मिल पाता। इस वजह से आप उससे विड्रॉ करने लग जाते हैं जी। और इस वजह से प्लेजर नहीं मिलेगा तो डिससैटिस्फैक्शन होती है, और जितनी डिससैटिस्फैक्शन होती है वो पाउंड अप, मतलब बढ़ती चली जाती है आपकी हर बार। तो इस वजह से ये चीजें इस तरह से इम्पैक्ट करती है। आपकी सोचने की, समझने की ताकत जो है एक नेचुरल एक्ट को, वो कम हो जाती है, क्योंकि आपके एक्सपीरियंसेस, आपके थॉट्स जो हैं मास्टरबेशन के साथ कुछ और जुड़े हुए हैं। इस वजह से मास्टरबेशन को अवॉइड करना चाहिए। मैं ये नहीं बोलूंगा कि गलत है, गलत नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा पॉर्न में इंडल्जेंस या मास्टरबेशन में इंडल्जेंस ये गलत है जी। सर, कई सारे लोग ये भी बोलते हैं कि ब्रह्मचर्या का हम अगर पालन करते हैं 23 साल की, 24 साल की उम्र तक, फिर उसके बाद वाली जो हमारी सेक्सुअल लाइफ है वो अच्छी हो जाती है, क्या ये सही है? ऐसा नहीं है। हर एक इंसान अलग होता है, ठीक है। हर एक इंसान की अपब्रिंगिंग अलग होती है। एक सेक्सुअल जो एनर्जी होती है वो एक आपका ना आउटलेट है, आपका फ्रस्ट्रेशन, आपकी खुशी, हर तरह इंसान को पता नहीं होता, खासतौर पे जो मेल्स हैं वो अपने इमोशंस को
सेक्सुअली एक्सप्रेस करते हैं। अगर कई बच्चे जो होते हैं जिनका अपब्रिंगिंग अच्छा नहीं हो पाता, ठीक है, तो उनका सेक्सुअल लाइफ उस तरह से इम्पैक्ट होता है जी। जो बच्चे बहुत खुश मिजाज फैमिली में या हैप्पी माहौल में बड़े होते हैं, उनका सेक्सुअल एक्सप्रेशन अलग होता है। तो ये अलग नहीं है, ये बहुत बड़ा टैबू बना दिया गया है कि इस पे बात नहीं करना है ना, इसको समझना नहीं है कि कोई इंसान इस तरह का क्यों फील कर रहा है। तो ये फीलिंग्स से जुड़ी हुई चीजें हैं सारी की सारी। ब्रह्मचर्या सेक्सुअली नॉन इंडल्जेंस नहीं है। ब्रह्मचर्या का मतलब है अपनी जितनी भी फीलिंग्स है, चाहे वो फ्रस्ट्रेशन की है, चाहे खुशी की है, उसको इसके साथ ना जोड़ना जी। अपने सेक्सुअल एक्सप्रेशन को अलग रखना और इन सब समस्याओं को अलग रखना जी। इसको ब्रह्मचर्या कहते हैं बेसिकली। बैलेंस ऑफ लाइफ को नहीं बोलते ब्रह्मचर्या? ब्रह्मचर्या से बैलेंस ऑफ लाइफ आता है। आप अपने इमोशंस को एक एक्सप्रेशन में नहीं उतार के उसको ले रहे हो एज इट इज जी। जो भी आपकी समस्याएं हैं, आपकी खुशी है, उसको डायरेक्टली आप सेक्सुअल हेल्थ के साथ नहीं जोड़ रहे, अपने थॉट्स को सेक्सुअली ट्रांसफॉर्म नहीं कर रहे, क्योंकि ये जो ये सेक्सुअल एनर्जी है ये बहुत हाई होती है, बहुत ज्यादा होती है। तो हर तरह का एक्सप्रेशन आपका कन्वर्ट हो जाता है। आप देखेंगे आपका मन उदास है किसी दिन, तो आप सेक्सुअली परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो। आप बहुत खुश हो तो अगले दिन ही आप बहुत अच्छा से परफॉर्म कर पा रहे हो। तो ये ब्रह्मचर्या नहीं है। आपके मेंटल थॉट्स जो है, आपकी दिनचर्या जो है, वो आपकी इन चीजों से जुड़ी नहीं होनी चाहिए। यही मेन मोटिव है ब्रह्मचर्या का। इसको प्रैक्टिस करने के अलग अलग तरीके हैं जी। कुछ लोग इस एनर्जी को हार्नेस करके स्पिरिचुअलिज्म में लगाते हैं, तो उसको ब्रह्मचर्या बोलते हैं। कुछ लोग सिर्फ सेलिबेसी मतलब ब्रह्मचर्या फॉलो करते हैं तब तक जब तक उनको एक परमानेंट पार्टनर नहीं मिल जाता, सिर्फ उसके साथ इंडल्ज रहते हैं, तो उसको ब्रह्मचर्या बोलते हैं। तो ब्रह्मचर्या के कई रूप है ना। तो इसको हार्नेस करके यूटिलाइज करना, जब हम किसी एनर्जी को रोक के कंट्रोल करके किसी और चीज में यूज करते हैं, उसको तंत्र बोलते हैं, है ना। कुछ लोग उसको ब्रह्मचर्या बोलते हैं। तो ब्रह्मचर्या के काफी सारे रूप है, लेकिन इसका मेन मोटिव ये है, ब्रह्मचर्या का बेसिक एम क्या है कि आपकी भावनात्मक जो बवंडर आपके मन में उठ रहे हैं, उसको सबको आप अपने सेक्सुअल एनर्जी के साथ मत जोड़े। मेन एम ये है जी। सर, अब तो कई सारी जब चर्चाएं होती हैं तो कई लोग बोलते हैं कि हमारे जो स्पर्म्स हैं वो 7 दिन में बनते हैं, कई लोग बोलते हैं हमारे 2 हफ्ते में बनते हैं, कई लोग बोलते हैं 3 हफ्ते में बनते हैं। इसके ऊपर आप सच्ची जानकारी दीजिए कि स्पर्म्स कैसे बनते हैं और क्यों, मतलब कितने दिनों में बनते हैं? देखिए, मॉडर्न साइंस समझते है कि 62 टू 72 डेज लगते हैं एक सेल को स्पर्म में कन्वर्ट होने में। अब ये सेल कौन सा है? जो आपके टेस्टिस होते हैं उसमें मिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं। ये एक एक सेल 4 बार टूटकर एक स्पर्म बनाता है जी। और एक सेल को 4 बार टूटने के लिए 62 से 72 दिन लग जाते हैं। एक सेल को 4 बार टूटने के लिए, स्पर्म बनने के लिए 62 से 72 दिन लग जाते हैं। तो ये टाइम फ्रेम एक सेल के लिए है। अब किस ह्यूमन बीइंग में कौन सा सेल, कौन से ग्रुप ऑफ सेल्स, मान लीजिए 1 लाख सेल आज टूटना शुरू हो गए, 1 लाख सेल कल को टूटना शुरू हो जाएंगे, कुछ 1 हफ्ते बाद टूटना शुरू होंगे। तो सबका अलग अलग टाइम पीरियड है। तो हर एक सेल का जो बनने का, स्पर्म बनने का वो जो टाइम पीरियड है 62 से 72 दिन है। तो इस तरह से ये चीज होती है। जी। सर, हमारे दर्शक आपसे कैसे संपर्क कर सकते हैं और केवल सेक्सुअल प्रॉब्लम ही नहीं और कौन कौन सी प्रॉब्लम्स पे इलाज पा सकते हैं? देखिए, हम हर एक डिजीज को एक आयुर्वेदिक अप्रोच से ट्रीट करने की कोशिश करते हैं, और चाहे वो किसी भी तरह का डिजीज हो, वो डायबिटीज हो, आपका हाइपरटेंशन हो, गट इश्यूज हो, आपके जॉइंट इश्यूज हो, यहाँ तक कि सेक्सुअल इश्यूज हो। और मेरे को कांटेक्ट करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा क्लिनिक वर्धा आयुर्वेदा पटियाला में बेस्ड है। अब वहां आकर आप डायरेक्टली मुझसे मिल भी सकते हैं। जी सर, आपने बहुत इंफॉर्मेटिव जानकारी दी, बहुत एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक आपने बड़े आसानी तरीके से समझाया। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।